हेलो एवरीवन। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल और अंकित फाइनेंस क्लब यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, डिविडेंड। देखिए, जनरली जब भी आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होता है। सपोज कर लीजिए, अगर मैं बैंक में मनी इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है बैंक से। मान लीजिए मैं 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए और 5% की इंटरेस्ट रेट है, तो मुझे क्या मिलते हैं, 5 रुपए इंटरेस्ट के मिलते हैं। प्लस जब मैच्योरिटी होगी तो मुझे 100 रुपए मेरे वापस मिल जाएंगे, तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे, 105। तो हमें यहाँ बेनिफिट क्या होता है, इंटरेस्ट का बेनिफिट होता है। पर दोस्तों, जब आप शेयर बाय करते हो तो शेयर बाय करने में आपको दो बेनिफिट होते हैं। एक तो आपको डिविडेंड मिलता है और दूसरा, आपका जो शेयर है उसका प्राइस इंक्रीज होता है तो आपको कैपिटल गेन भी होता है। सपोज कर लीजिए, आज मैंने अगर आईटीसी का शेयर खरीदा और आईटीसी का शेयर मैंने 250 रुपए का खरीदा और ये एक साल बाद 275 रुपीज का हो गया पर शेयर। तो एक तो मुझे 25 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट हुआ, राइट। यहाँ पे मुझे 25 रुपीज पर शेयर का। प्लस आईटीसी एक ऐसी कंपनी है, ऐसी बहुत सारी कंपनी है जो आपको टाइम टू टाइम साल में 2 बार या एक बार आपको डिविडेंड देती है। सपोज कर लीजिए, यहाँ कंपनी ने मुझे एक साल में 10 रुपए का डिविडेंड भी दिया, तो मेरा टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, डिविडेंड का प्रॉफिट हुआ और कैपिटल गेन यानी 35 रुपीज। यानी आपको यहाँ शेयर में दो तरीके के गेन होते हैं, डिविडेंड और कैपिटल गेन। तो आज के इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कि डिविडेंड क्या होता है। कुछ कंपनीज डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं, कुछ कंपनीज डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती। तो जब कंपनीज डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं तो क्या सोच के करती हैं, या जो कंपनीज नहीं करती वो क्यों नहीं करती, और उस पैसे का क्या किया जाता है, या डिविडेंड डिक्लेयर करना कंपलसरी है या नहीं है, कंपनीज का इसके बारे में क्या रूल्स रेगुलेशंस है, वो सारे आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, डिविडेंड होता क्या है। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसे डिविडेंड पता ही नहीं है क्या होता है, तो डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स। यानी कि कंपनी में जब आप शेयर बाय करते हैं दोस्तों, तो आप कंपनी के ओनर बन जाते हैं। तो अब जब आप कंपनी के ओनर बन गए तो कंपनी को जो प्रॉफिट होता है वो सारे ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस तरीके से कंपनी के नेट प्रॉफिट का जो हिस्सा शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसे हम डिविडेंड बोलते हैं। अब दूसरी लैंग्वेज में लिख रखा है, डिविडेंड रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ नेट प्रॉफिट। अब यहाँ दैट पोर्शन क्यों लिख रखा है, कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होता है, कंपनी सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, उसमें से कुछ कर देती है, इसलिए लिखा है दैट पोर्शन। फॉर सपोज कर लीजिए, आज मेरी कंपनी का 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, इसमें से मैं 20 रुपीज का प्रॉफिट तो एज ए डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा हूँ, और जो 80 रुपीज है वो बिजनेस में दोबारा से इन्वेस्ट कर दिए। तो हो सकता है 20 रुपीज डिक्लेयर करे या 30 रुपीज, या डिविडेंड नहीं भी डिक्लेयर करे। तो इसलिए आपको ये समझना होगा कि सारा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, कुछ किया जाता है। तो डिविडेंड रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स शेयर होल्डर्स। जो किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, शेयर होल्डर को। और क्यों किया जाता है, एज ए रिवार्ड ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसने कंपनी में पैसा लगाया, वो कंपनी के ओनर हो गए, इसलिए उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब हम दूसरा पॉइंट समझते हैं, डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन है, जिस पर काफी मैनेजर्स वगैरह डिसीजन लेते हैं और काफी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह डिसीजन लेते हैं। अब कंपनी के पास देखिए दो तरीके के डिसीजन होते हैं, यहाँ पे लिख रहा है टू मेन डिसीजन होते हैं जो कंपनी को लेने होते हैं। सबसे पहला, टू सेटिस्फाई द शेयर होल्डर्स बाई प्रोवाइडिंग देम अ फेयर रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। क्योंकि शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया है, उनको रिटर्न चाहिए होती है, वो ओनर है तो उनको डिविडेंड देना है। पहला डिसीजन तो ये है। दूसरा, टू प्रोवाइड सफिशिएंट फंड्स टू द कंपनी टू फाइनेंस इट्स ऑल फ्यूचर प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखिए, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को दोबारा से री इन्वेस्ट करती है बिजनेस में, तभी तो जाके बिजनेस ग्रो होगा। तो एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि कंपनी के ओनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट भी करना चाहिए शेयर होल्डर्स को, तब वो खुश रहते हैं। दूसरा, ये भी कहा जा रहा है अगर सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो फिर कंपनी के लिए पैसा कहाँ से आएगा, बाहर से पैसा लेंगे तो महंगा पड़ेगा, तो उसमें कंपनी के पास पैसा रोक के भी रखना है। तो ये जो दोनों डिसीजन है, ये आपस में कन्फ्लिक्ट है। आप देख रहे होंगे, एक कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट कर दो और एक कह रहा है डिस्ट्रीब्यूट ना करके बिजनेस में रोको। तो ये दोनों क्या है, आपस में कन्फ्लिक्ट है। तो इसी के बीच में एक बैलेंस बना के रखना, राइट, कि शेयर होल्डर्स भी हैप्पी रहें और कंपनी के पास फंडिंग भी रहे। तो इन्हीं डिसीजंस को बोलते हैं डिविडेंड डिसीजंस या डिविडेंड पॉलिसी। अब हम बात करते हैं कि क्या डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो देखिए, दो तरह की थ्योरी हैं, एक है इररेलीवेंस थ्योरी और एक है रेलिवेंस थ्योरी। इररेलीवेंस नाम से ही समझ में आ रहा होगा, इररेलीवेंस का मतलब क्या है कि डिविडेंड नहीं देना चाहिए, डिविडेंड कोई रेलिवेंट नहीं है। यानी कहता है डिविडेंड दो या मत दो,
शेयर होल्डर्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है अगर आप डिविडेंड नहीं दोगे तो शेयर होल्डर शेयर बेच के चला जाएगा। वो आप पे भरोसा रखेगा कि आप कंपनी में पैसा लगा रहे हो, ये पैसा फ्यूचर में और ग्रो करेगा, उन्हें कैपिटल गेन होगा और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें आपकी दो थ्योरीज हैं, एक है आपकी रेजिडुअल थ्योरी और दूसरी है एमएम अप्रोच या मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। ये दोनों थ्योरी ये कहती हैं कि डिविडेंड देना या ना देना कोई फर्क नहीं पड़ता और डिविडेंड नहीं भी दोगे तो भी काम चल जाएगा। जो दूसरी थ्योरी है, दूसरी कैटेगरी है रेलिवेंस थ्योरी। वो रेलिवेंस थ्योरी क्या कहती है? वो रेलिवेंस थ्योरी कहती है कि डिविडेंड देना रेलिवेंट है, डिविडेंड देना चाहिए, डिविडेंड शेयर होल्डर्स को पे करना चाहिए और इसके काफी फायदे हैं। तो इसमें दो ऑथर हैं, एक आपका है वॉल्टर और एक है आपका दूसरा जॉर्डन, जो दोनों ये बताते हैं कि डिविडेंड देना तो चाहिए पर किस किस सिचुएशन में देना चाहिए। और इन्होंने अपने मॉडल में ये बताया कि अगर आप डिविडेंड दोगे तो उससे शेयर प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी इन्होंने कुछ कैलकुलेशन बताई है जो इस वीडियो में हम बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे और हम ये देखेंगे उनके फॉर्मूले से शेयर प्राइस कैसे कैलकुलेट होता है और जब डिविडेंड देंगे तो शेयर प्राइस बढ़ेगा या कम होगा और कितना फर्क पड़ेगा। तो आइए बात करते हैं इन चारों की। सबसे पहले इररेलीवेंट थ्योरी की बात करते हैं। इररेलीवेंट थ्योरी में दो है आपकी, रेजिडुअल थ्योरी और एमएम अप्रोच। तो इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। फिर आपका आता है वोल्टर और जॉर्डन मॉडल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये बीबीए बीकॉम एमबीए या बीबीए एलएलबी ऐसे कोई भी बच्चे देख रहे हैं तो उनके हिसाब से ये जनरली एग्जाम में भी काफी पूछा जाता है। और कंसेप्चुअल भी हमें समझना चाहिए कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें डिविडेंड जो कंपनी देती है वो क्या सोच के देती हैं या जो डिविडेंड नहीं देती है उनका क्या सोचना होता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इररेलीवेंट थ्योरी। इररेलीवेंट थ्योरी में पहली है रेजिडुअल थ्योरी। देखो रेजिडुअल का मतलब क्या होता है? रेजिडुअल का मतलब होता है जो बच जाता है। तो ये थ्योरी कहती है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, डिविडेंड डिसीजन हैज नो अफेक्ट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। यानी अगर कंपनी डिविडेंड देती है या कंपनी डिविडेंड नहीं देती तो उसका मार्केट शेयर पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा एंड हेंस इट इज इररेलीवेंट एज फार एज द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म इज कंसर्न। यानी कहता है अगर आप डिविडेंड नहीं दोगे तो ऐसा नहीं है उसकी वैल्यूएशन कम हो जाएगी या शेयर गिर जाएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो ऐसा क्यों कहती है? तो वो कह रहा है दिस थ्योरी एज्यूम्स दैट इन्वेस्टर्स डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन डिविडेंड एंड कैपिटल गेन। यानी थ्योरी कह रही है कि अगर आप डिविडेंड यहाँ पे नहीं दोगे, राइट, तो क्या होगा? जो पैसा है कंपनी के पास रिटेन होके रहेगा और जो पैसा रिटेन होके रहेगा वो कंपनी क्या कर देगी, फर्दर फर्दर उसको इन्वेस्ट कर देगी प्रोजेक्ट्स में। और जब इन्वेस्ट कर देगी तो फ्यूचर में कंपनी के शेयर प्राइसेस ग्रो करेंगे और आपको कैपिटल गेन होगा। यानी जो फायदा अभी नहीं हो रहा वो फ्यूचर में जाके फायदा हो जाएगा। तो ये थ्योरी कह रही है कि अगर कंपनी जो डिविडेंड नहीं देती है उनके इन्वेस्टर ये मान के चलते हैं कि हमें बाद में कैपिटल गेन हो जाएगा और इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करे या नहीं करे। अब ये थ्योरी थोड़ा सा कुछ और बताती है। थर्ड पैराग्राफ में देखेंगे, इन केस द फर्म हैज प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज गिविंग ए हायर रेट ऑफ रिटर्न, द इन्वेस्टर वुड बी कंटेंट विद द फर्म रिटेनिंग द अर्निंग टू फाइनेंस द सेम। मैं इसको शॉर्ट में आपको बताता हूँ इजी लैंग्वेज में। वो ये कह रहे हैं, ये थ्योरी ये कह रही है कि अगर कंपनी के पास या फर्म के पास कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, यानी उनके पास जो प्रॉफिट हुआ है उसको लगाने के लिए और अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं जहां से और अच्छा रिटर्न मिल सकता है कंपनी को। और वो रिटर्न किसको मिलेगा बाद में? क्योंकि उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा तो शेयर होल्डर्स को बेनिफिट होगा। तो ये थ्योरी कह रही है अगर कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं तो वो रिटेन करके रखे उस पैसे को और उसको उनमें लगा दे जिससे फ्यूचर में अच्छी अर्निंग होंगी और इसलिए शेयर होल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाउएवर इफ द फर्म इज नॉट इन अ पोजिशन टू फाइंड प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, पर अगर कंपनी के पास प्रॉफिट तो बहुत है पर उसके पास कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है तो ये थ्योरी कह रही है तो फिर बच गया रेजिडुअल है, यानी आपके पास डिविडेंड बच गया, प्रॉफिट बच गया तो आप डिविडेंड डिक्लेयर कर दो। यानी ओवरऑल शॉर्ट में समराइज कर रहे हैं तो इररेलीवेंस थ्योरी में रेजिडुअल थ्योरी ये कहती है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स अभी डिविडेंड दे दो या बाद में कैपिटल गेन अच्छा हो जाए, इसमें कोई डिफरेंशिएट क्रिएट नहीं करते। और अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं तो कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर नहीं भी करे और उसको पैसे को फर्दर इन्वेस्ट कर दे तो भी शेयर होल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शेयर बेचेंगे नहीं, वो बने रहेंगे आपकी कंपनी में क्योंकि उन्हें लगता है कि बाद में शेयर प्राइस बढ़ जाएगा और उन्हें कैपिटल गेन होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आई होगी रेजिडुअल थ्योरी। अब इसी रेजिडुअल थ्योरी की जगह दूसरी थ्योरी है इसी की तरह, मोदी गिलानी एंड मिलर थ्योरी, राइट। ये आप देख लीजिएगा, मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल रेजिडुअल अप्रोच का ही है यानी इररिलेवेंट थ्योरी का। तो ये
मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये एग्जाम्पल ये कहता है कि अगर आप 10 लाख रुपए आपको चाहिए और आपने सब डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया और आप दोबारा से 10 लाख रुपए मार्केट से लोगे, तो उसको जब आप इशू करते हो आईपीओ से, एफपीओ से या किसी भी तरीके से, तो आपको और भी खर्चा करना पड़ता है, ब्रोकरेज एंड ऑल दैट, एडवर्टाइजमेंट, तो उसमें कंपनी के और पैसे खर्च हो जाते हैं। तो अगर आप डिविडेंड दे दोगे और बाहर से पैसा लोगे, महंगा पड़ेगा वो, उसमें और खर्चा होगा, तो जो डिविडेंड का फायदा हुआ है वो ऑफसेट हो जाएगा, क्योंकि शेयर होल्डर का पैसा यहाँ खर्चे में लग रहा है। तो इसलिए अगर कंपनी को पैसे की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, तो वो क्या करे, वो रिटेन अर्निंग यानी जो नेट प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट ना करे डिविडेंड की तरह, उसी को लगा दे। अब दूसरा एग्जाम्पल है मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच, यानी ये इररिलेवेंट थ्योरी की दूसरी थ्योरी है। यानी मैं आपको बताया था इररिलेवेंट थ्योरी, यानी जो थ्योरी ये कहती है कि डिविडेंड का कोई फर्क नहीं पड़ता शेयर प्राइस पे या फर्म की वैल्यू पे। उसमें दो थ्योरी थी, एक थी रेजिडुअल और एक थी मोदी गिलानी एंड मिलर। तो रेजिडुअल तो हमने समझ ली, अब हम समझते हैं मोदी गिलानी एंड मिलर। तो ये थ्योरी क्या कहती है, तो दे आर्ग्यू दैट द डिविडेंड पॉलिसी हैज नो अफेक्ट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एंड ऑल्सो ऑन द वैल्यू। तो ये तो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है इररेलीवेंट, यानी ये थ्योरी भी ये कह रही है, एमएम अप्रोच, कि डिविडेंड आप दो या नहीं दो, डिविडेंड पॉलिसी का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता शेयर प्राइस पे कंपनी के और वैल्यू पे। अब ये थ्योरी क्या कहती है, तो ये थ्योरी कहती है, इसने रीजन क्या दिया है, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज डिटरमाइंड बाय द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। यानी शेयर के जो मार्केट प्राइस है वो इससे डिपेंडेंट नहीं होते, इससे डिटरमाइन नहीं होते कि कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है तो अच्छी है। वो इससे डिटरमाइन होते हैं कि कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, कितनी अच्छी है, और इट्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। यानी अगर एक कंपनी की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बहुत अच्छी है, जैसे एक एक्स वाई जेड कंपनी है, राइट, वो एक्स वाई जेड कंपनी प्रॉफिट बहुत अच्छा हो रहा है पर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रही, पर उसके पास बहुत अच्छे अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो वो अपना नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है, नई मशीन्स खरीद रही है, नई बिल्डिंग बना रही है, यानी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स में और पैसा लगा रही है, जिससे उसकी अर्निंग बढ़ती जा रही है, प्रॉफिट बढ़ती जा रही है। तो ये थ्योरी कह रही है कि अगर आपकी अर्निंग कैपेसिटी अच्छी है और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी अच्छी है, तो शेयर होल्डर्स को उससे फर्क पड़ता है, और शेयर होल्डर आपकी कंपनी में बना रहेगा, बल्कि और शेयर खरीदेगा अगर आपकी अर्निंग कैपेसिटी अच्छी है। और डिविडेंड दोगे या नहीं दोगे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये है आपकी मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। तो ये दोनों शॉर्ट में मैंने आपको समझाई है, रेजिडुअल और मोदी गिलानी एंड मिलर, क्योंकि जो दो इंपॉर्टेंट हैं जिसमें कैलकुलेशन है मेनली, वो है आपके दो रेलिवेंट वाली, वॉल्टर मॉडल और जॉर्डन मॉडल, जिसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू और फॉर्मूले के थ्रू बताता हूँ। तो आई थिंक ये आपको पता लग गया होगा ये रेलिवेंट थ्योरी। अब बात करते हैं रेलिवेंस थ्योरी। रेलिवेंस थ्योरी में दो थ्योरी हैं जैसा हमने डिस्कस किया, पहला है आपका वॉल्टर मॉडल और दूसरा है आपका जॉर्डन मॉडल। तो आइए वन बाय वन समझते हैं, ये दोनों ही ऑथर हैं, उन्होंने अपने नाम से थ्योरी बनाई है। तो पहली है आपकी रेलिवेंट थ्योरी में वॉल्टर मॉडल। अब देखिए जी, वॉल्टर थे, प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जेम्स ई वॉल्टर स्ट्रांगली सपोर्ट्स द कंसेप्ट दैट डिविडेंड डिसीजंस आर रेलिवेंट। यानी अब आप देखिए ये थ्योरी क्या बता रही है, ये थ्योरी ये बता रही है कि जो डिविडेंड डिसीजंस हैं वो क्या है, डिविडेंड डिसीजंस रेलिवेंट है, यानी कि डिविडेंड देना चाहिए, डिविडेंड का फर्क पड़ता है, एंड ऑलमोस्ट ऑलवेज अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। यानी कि अगर आप डिविडेंड दोगे तो इससे वैल्यू पे इम्पैक्ट पड़ेगा, शेयर होल्डर्स के प्राइस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और फर्म की वैल्यू पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। देयरफॉर द फाइनेंस मैनेजर यूज इट टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। यानी इसलिए फाइनेंस मैनेजर जब डिक्लेयर करते हैं कि हम डिविडेंड दे रहे हैं, तो इससे शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी बढ़ाते हैं और फर्म की वैल्यू भी बढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन अराइजेस कि डिविडेंड कितना देना चाहिए और कब देना चाहिए। तो इसके लिए वॉल्टर ने क्या किया है, दो कंसेप्ट लिए हैं, एक है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कितने पे आप मार्केट से पैसा उठाते हो, और दूसरा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। तो उन्होंने तीन कंडीशंस बताई हैं और उन तीनों कंडीशंस में बताया है कि आपको कब डिविडेंड देना चाहिए और कब डिविडेंड नहीं देना चाहिए। तो आइए बात करते हैं उन तीनों कंडीशंस की वन बाय वन। तो सबसे पहली कंडीशन है इफ आर इज ग्रेटर देन के, यानी मैं इसको समझा देता हूं आपको। आपको जो रिटर्न मिल रही है, आपने जिन प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाया है उसमें सपोज कर लीजिए आपको 15% की रिटर्न मिल रही है, और जो आपकी कॉस्ट है, जो आप मार्केट से पैसा उठा रहे हो, वो 10% पे है केवल। यानी आपने 10% पे मार्केट से पैसा उठाया और 15% की आपको रिटर्न मिल रही है। तो उन्होंने बताया अगर ऐसी कंडीशन है तो फर्म है अर्न अ हायर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन इन्वेस्टमेंट देन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, देन द फर्म शुड रिटेन द अर्निंग। यानी ये थ्योरी ये तो कह रही है कि डिविडेंड देना चाहिए, बट इसने केस नंबर 1 बताया कि अगर आपकी रिटर्न आपकी कॉस्ट से ज्यादा है, तो आप
अर्निंग्स को अपने पास रखो, उसको बिजनेस में फर्दर इन्वेस्ट कर दो, और इससे आप डिविडेंड नहीं भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सच फर्म्स आर टर्म्ड एज ग्रोथ फर्म्स एंड द ऑप्टिमम पे आउट वुड बी जीरो। यानी ये कह रहे हैं अगर इस केस में आप जीरो डिविडेंड भी दोगे तो भी फर्म के शेयर होल्डर्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि ये कह रहे हैं अगर आप डिविडेंड दोगे ऐसी सिचुएशन में तो आपका शेयर प्राइस नीचे जाएगा, अभी हम एग्जाम्पल से भी देखेंगे बाद में, और आप डिविडेंड नहीं दोगे तो शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। इसका लॉजिक क्या दिया है इन्होंने? इसका लॉजिक दिया है कि भाई मार्केट में आप 10% पे पैसा उठा रहे हो और 15% रिटर्न मिल रही है, यानी शेयर होल्डर्स के लिए आप एक अच्छी रिटर्न अर्न कर पा रहे हो। तो शेयर होल्डर ये मान के चलेगा कि अगर मैं पैसा ले लेता डिविडेंड की तरह, उसको दोबारा से इन्वेस्ट करता, तो मैं इतनी अच्छी रिटर्न नहीं अर्न कर पाऊंगा जितनी कि मेरा पैसा कंपनी में लगा हुआ है और कंपनी अर्न कर पा रही है। तो इसलिए वो कहती है ये थ्योरी कि अगर आपकी रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट से तो आप डिविडेंड नहीं भी दोगे तो भी काम चलेगा, शेयर होल्डर बना रहेगा। अब दूसरी कैटेगरी है इफ रिटर्न इज लेस देन कॉस्ट। यानी आपकी कॉस्ट है मार्केट से, तो आपने पैसा लिया 10% पे, पर आपको रिटर्न मिल रही है केवल 8%। आपकी आर क्या है? 8%, रिटर्न 8% मिल रही है, और कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट आपकी थी आपने मार्केट से 10% पे, यानी कंपनी ने जितने पैसे पे मार्केट से पैसा उठा रखा है या जो कॉस्ट है उससे भी कम रिटर्न अर्न कर पा रही है, यानी एक तरीके से लॉस हो रहा है फर्म को। तो ऐसी कंपनीज को शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना चाहिए, क्योंकि कंपनी शेयर होल्डर का पैसा अच्छे से इन्वेस्ट नहीं कर पा रही है, तो कंपनी को वो पैसा शेयर होल्डर्स को दे देना चाहिए, शेयर होल्डर्स अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेंगे उस पैसे को। तो आप ग्रीन जो आपकी हाईलाइट हो रहा है उसको पढ़ेंगे। सच फर्म्स आर टर्म्ड एज डिक्लाइनिंग फर्म, क्योंकि रिटर्न भी नहीं अच्छा कर पा रही, एंड द ऑप्टिमम पे आउट वुड बी 100%। और इसलिए ये क्या कह रहे हैं कि जो शेयर होल्डर्स का पैसा है नॉट प्रॉफिट की तरह, अब वो डिविडेंड डिक्लेयर कर दो उनको सारा, वो अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। तो दो कंडीशन समझ में आई, अगर रिटर्न अच्छा है तो आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मत दो, उस पैसे को लगाते रहो, इन्वेस्ट करते रहो, उनको अच्छा रिटर्न मिल रहा है तो वो डिविडेंड की टेंशन नहीं लेंगे। बट दूसरी कैटेगरी में बताया अगर आपकी रिटर्न कम है कॉस्ट से तो आप उनका डिविडेंड पे आउट कर दो, वो अपने हिसाब से अपना पैसा मैनेज कर लेंगे। और तीसरा बता रहा है नॉर्मल फर्म्स होती हैं जहां कॉस्ट के बराबर रिटर्न है, तो ऐसे में अगर आप पढ़ेंगे तो आप स्काई ब्लू में देखिए क्या लिख रहा है, सच फर्म्स देयर इज नो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म वुड नॉट चेंज इन द डिविडेंड रेट। यानी इसमें वो कह रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डिविडेंड दोगे तो दे दो, नहीं देना चाहते तो मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों कंडीशन में तो फर्क पड़ रहा था, जहां रिटर्न ज्यादा थी वहां नहीं दो और जहां रिटर्न कम है वहां आपको देना चाहिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये था आपका वॉल्टर मॉडल। और वॉल्टर ने बताया कि आप डिविडेंड दोगे तो उसका शेयर प्राइस पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा, तो इसके लिए उन्होंने शेयर प्राइस कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला दिया, और ये वो फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में दो पार्ट हैं, एक है आपका डिविडेंड और एक है आपका कैपिटल गेन। ये तो है डिविडेंड, और ये आपकी अर्निंग में से डिविडेंड माइनस करके ये है आपका कैपिटल गेन। तो इन दोनों को डिस्काउंट करके इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया, और जिसके बेसिस पे इन्होंने कहा कि इससे हम पता लगाएंगे कि शेयर प्राइस क्या है, और जब आप डिविडेंड डिक्लेयर करोगे तो शेयर प्राइस कितना बढ़ा या कितना कम हुआ। तो इसको अभी हम एक आगे न्यूमेरिकल है उसके बेसिस पे इसको समझेंगे, यानी कुछ कंडीशंस लिए हैं। अब दूसरा मॉडल समझते हैं, जॉर्डन मॉडल। तो ये भी किसका है? रेलिवेंस थ्योरी का। यानी दो थ्योरी थी जो कहती थी डिविडेंड देना चाहिए, पहली तो थी वॉल्टर और दूसरी थी जॉर्डन। तो वॉल्टर ने तो अपनी कंडीशंस बता दी, जॉर्डन जो है, जॉर्डन ने भी वॉल्टर जैसा ही मॉडल बनाया, बस उसमें थोड़े से चेंजेस थे। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे, जॉर्डन मॉडल गिवन बाय मायरन जॉर्डन also supports the doctrine that dividends are relevant to the share price of the firm। यानी ये भी कह रहे हैं कि अगर आप डिविडेंड दोगे तो उसका शेयर प्राइस पर फर्क पड़ेगा, और आप डिविडेंड नहीं दोगे तो उसका शेयर होल्डर्स के प्राइस पर फर्क पड़ेगा, यानी डिविडेंड देना चाहिए। तो हियर द डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल इज यूज। देखो वॉल्टर ने तो अपना मॉडल यूज किया और जिसके बेसिस पर उन्होंने बताया कि डिविडेंड देना चाहिए, जो जॉर्डन थे उन्होंने भी कहा डिविडेंड देना चाहिए, पर उन्होंने जो मॉडल यूज किया ना उसका नाम यहाँ रख दिया डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल। और इसके बेसिस पे इन्होंने बताया कि अगर आप डिविडेंड दोगे या नहीं दोगे तो शेयर पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा। थर्ड पैराग्राफ में देखिए आप, जॉर्डन मॉडल एज्यूम्स दैट द इन्वेस्टर आर रिस्क एवर्सर। रिस्क एवर्सर वो होते हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते, राइट, नॉट विलिंग टू टेक रिस्क एंड प्रेफर सर्टेन रिटर्न्स टू अनसर्टेन रिटर्न। यानी ये कहते हैं कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो रिस्क एवर्सर होते हैं, वो इस चीज में रिस्क नहीं लेना चाहते कि अभी डिविडेंड मत दो और बाद में हमें कैपिटल गेन हो जाएगा। वो तो ये चाहते हैं कि भाई अभी दे दो और बाद में तो पता ही नहीं है कि कंपनी का क्या होगा,
तो हम अनसर्टेनिटी नहीं चाहते, हम सर्टेनिटी चाहते हैं। तो जॉर्डन क्या कह रहा है कि शेयर होल्डर्स क्यों डिविडेंड चाहते हैं, क्योंकि वो रिस्क एवर्सर होते हैं, वो अनसर्टेनिटी नहीं चाहते। ये और क्लियर होगा इस पैराग्राफ से। इन केस द कंपनी रिटेन्स द अर्निंग देन द इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट अ डिविडेंड इन फ्यूचर। इसने कहा अगर हम रिटेन रख लेंगे नेट प्रॉफिट को और फ्यूचर में देंगे तो क्या होगा, तो वो आगे कह रहा है फ्यूचर तो अनसर्टेन है, और जब अनसर्टेन है तो किसी ने देखा ही नहीं क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा, कब देगी, कितना देगी, तो इसलिए ये कह रहा है कि इन्वेस्टर वुड डिस्काउंट द फ्यूचर डिविडेंड्स, पुट लेस इंपॉर्टेंस, यानी फ्यूचर को वो कम इंपॉर्टेंस देता है कंपेयर टू करेंट डिविडेंड्स। और अभी आप अच्छा डिविडेंड दोगे तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगा और वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इसलिए इन्वेस्टर हमेशा चाहता है, शेयर होल्डर हमेशा चाहता है उसे रिटर्न मिले इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड भी। तो आई थिंक आपको वोल्टा और जॉर्डन मॉडल समझ में आए होंगे। जॉर्डन ने अपने एक अलग फॉर्मूला दिया। जॉर्डन ने क्या किया, जो आपकी डिविडेंड है ना उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी, तो उसके लिए इन्होंने ये फॉर्मूला दिया। तो ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं। इस फॉर्मूले के बेसिस पे आप शेयर प्राइस निकाल सकते हैं कि अगर डिविडेंड दिया तो शेयर प्राइस पे कितना इंपैक्ट होगा, शेयर प्राइस कम होगा या ज्यादा होगा। तो अब हमने 4 कैटेगरी पढ़ ली डिविडेंड की। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। हमने ये 4 कैटेगरीज पढ़ ली। इररेलीवेंस थ्योरी में हमने पढ़ लिया कि रेजिडुअल अप्रोच और मोदिग्लियानी अप्रोच क्या कहती है, और रेलिवेंट में हमने ये पढ़ लिया कि वॉल्टर और जॉर्डन क्या कहते हैं कि डिविडेंड क्यों देना चाहिए। अब हमने एक थोड़ा सा डाटा ले लिया और जिसके बेसिस पर हम ये देखेंगे कि वॉल्टर क्या कह रहा है कि अगर डिविडेंड दें तो कितना शेयर प्राइस बढ़ जाएगा और ना दें तो कितना प्राइस बढ़ जाएगा। तो इसमें 3 कंपनी है, एक्स, वाई और जेड। वॉल्टर के आपको याद होंगी, मैंने 3 कंडीशन बताई थी, एक बार हम रिमाइंड कर लेते हैं। अगर आपकी रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट से तो डिविडेंड मत दो। आई रिपीट, अगर आपकी, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं तो आपको इजी हो जाएगा समझना। अगर आपकी रिटर्न ज्यादा है किससे, कॉस्ट से, तो डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। अगर डिविडेंड दोगे तो क्या होगा, प्राइस गिर जाएंगे, और डिविडेंड नहीं दोगे तो प्राइस बढ़ जाएंगे। आइए सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। पहली कंडीशन देखो, एक्स लिमिटेड जो कंपनी है इसमें रिटर्न कितनी है 12% और कॉस्ट कितनी है 10%, यानी कि कॉस्ट से ज्यादा रिटर्न है, तो क्या होना चाहिए, डिविडेंड नहीं देना चाहिए। तो आइए कंडीशंस देखते हैं हम। इन वाली कंडीशन में अगर डिविडेंड दें 20%, 40%, 80%, 100%, तो क्या होगा, आप बताइए क्या होगा। डिविडेंड नहीं देना चाहिए ना, और अगर देंगे तो शेयर प्राइस गिर जाएंगे। आइए देखते हैं कंडीशन नंबर 1। आई थिंक आपको विजिबल होगा, थोड़ा सा ब्लर है इमेज। एक्स लिमिटेड की कंडीशन देखिए। सबसे पहले एक्स लिमिटेड की कंडीशन 1 देखते हैं। हमारा फॉर्मूला आपको याद होगा, आप देख सकते हैं बैक में जाके। उसके हिसाब से शेयर प्राइस कितना आ रहा है, उसके हिसाब से शेयर प्राइस आ रहा है 600 रुपए, यानी 0% पे अगर डिविडेंड नहीं दे रहे। पहली कंडीशन क्या है, ये कंडीशन डिविडेंड नहीं दे रहे तो 600 रुपए, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट से, तो डिविडेंड नहीं देना चाहिए। अब दूसरा बी कंडीशन वो कह रहा है कि अगर हम डिविडेंड दे देते हैं, तो डिविडेंड दे रहे हैं तो क्या हुआ, शेयर प्राइस देखो कम हो गया, क्योंकि वो तो ये कह रहा है ना डिविडेंड नहीं देना चाहिए शेयर होल्डर्स को। आप कंपनी में ही पैसा लगाओ, कंपनी अच्छा रिटर्न दे रही है और बाद में जाके कैपिटल गेन होगा। तीसरा, अगर 40% दे देते हैं डिविडेंड तो शेयर प्राइस देखो और ज्यादा गिर गया, 560 हो गया। अगर और 80% डिविडेंड देते हैं तो शेयर प्राइस और गिर गया 520, और अगर 100% डिविडेंड दे दोगे तो शेयर प्राइस और गिर गया। यानी इस कंडीशन में हमने देखा कि अगर आपकी रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट से तो डिविडेंड नहीं देना चाहिए, अगर डिविडेंड दोगे तो शेयर प्राइस गिरता चला जाएगा। अब बैक में जाते हैं, वाई लिमिटेड देखते हैं। वाई लिमिटेड में आपका क्या है, वाई लिमिटेड में देखिए आपका, वाई लिमिटेड में आपकी रिटर्न कितनी है 8% और कॉस्ट कितनी है 10%, यानी कि इस केस में क्या हो रहा है आपका, आपकी रिटर्न कम है, जो आपकी आर है वो कम है कॉस्ट से। तो इस केस में क्या होना चाहिए, डिविडेंड देना चाहिए, और आप जैसे जैसे डिविडेंड देते जाओगे आपका शेयर प्राइस बढ़ता जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे वाई लिमिटेड में देखिए, जब 0%, जब आप डिविडेंड दे ही नहीं रहे एक कैटेगरी में, तो आपका शेयर कितने का है 400 रुपए का। अब अगर आप डिविडेंड देते हो कितना 20%, तो आपका शेयर प्राइस बढ़ गया 420 रुपए, और आप डिविडेंड और दे देते हो 40%, तो आपका शेयर प्राइस 440 रुपए हो गया। आप डिविडेंड 80% दे देते हो तो 480, और आप डिविडेंड पूरा दे देते हो तो शेयर प्राइस 400 रुपए से बढ़ के 500 रुपए का हो गया। तो आपको दोनों कंडीशन समझ में आई होंगी। तीसरी कंडीशन क्या है जेड लिमिटेड में, जो आपकी आर है और जो आपका के है दोनों इक्वल है, और जब आर और के जब इक्वल होता है तो क्या होता है, डिविडेंड दो या नहीं दो शेयर प्राइस हमेशा बराबर रहेगा। तो आप जेड लिमिटेड में देखिए, जेड लिमिटेड में हर कंडीशन में
0% से लेके 20, 40, 60, 80, 100 हर कंडीशन में जो शेयर प्राइस आपका दिया हुआ है वो 500 रुपीज का ही है, ऊपर भी और नीचे भी। तो वॉल्टर ने क्या किया, एक फॉर्मूला दिया और जिसके बेसिस पर उन्होंने बताया कि आपको डिविडेंड कब देना चाहिए और अगर आप दोगे तो शेयर प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आई थिंक ये डिविडेंड जो आपके डिसीजंस हैं आपको समझ में आया होगा कि डिविडेंड डिसीजंस क्या होते हैं, डिविडेंड देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और इनकी क्या क्या थ्योरीज हैं और ये क्या कहती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल अंकित फाइनेंस क्लब सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।